हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा। ठीक है, और ये सारा डेरिवेशन हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन आपको बता दिया। एंड साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2, जिसको हमने म्यू से कल डिनोट कर दिया। राइट, आज के टॉपिक में देखेंगे बच्चों हम लोग बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इन अ कॉनकेव मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस और प्रिज्म के केस में वेव फ्रंट किस प्रकार से बदलता है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। और ये कॉनकेव मिरर में प्लेन वेव फ्रंट, ये देखिए इस तरीके से है। ये प्लेन वेव फ्रंट से लाइट इंसिडेंट हुई है। ये देखिए यहाँ पे वेव फ्रंट क्या है, फर्स्ट इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है, प्लेन प्लेन है। क्लियर। और जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन गया है वो स्फेरिकल बन चुका है। कॉनकेव स्फेरिकल वेव फ्रंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये देखिए, जो ग्रीन कलर से आपको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट दिख रहे हैं, ये कॉनकेव स्फेरिकल बन चुके हैं। बन चुके कि नहीं बन चुके बच्चों? यस। क्लियर हो गया। तो वेव फ्रंट मतलब इसने चेंज कर दिया। सिमिलरली सेकंड देखते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स। तो ये देखिए कॉन्वेक्स वेव फ्रंट है। यदि इसको आगे बढ़ाएंगे तो रेस कुछ इस तरीके से मिलेंगी। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन था, मगर रिफ्लेक्टेड जो वेव फ्रंट बना है वो क्या बना है? कॉन्वेक्स वेव फ्रंट बन गया है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मतलब ये जो लेंस होते हैं ये वेव फ्रंट को बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, ये वेव फ्रंट को बदल देता है। लेंस हो गया, मिरर हो गया। चलिए अब लेंस का देखिए, ये इंसिडेंट रे है। अब बेटा इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? प्लेन बनेगा, क्योंकि इंसिडेंट रे है। बट जैसे ही यहाँ पर वेव फ्रंट जाएगा, बदल जाएगा और ये कॉनकेव हो जाएगा। समझ में आया? देन नेक्स्ट इसका वेव फ्रंट देखिए, लेफ्ट में प्लेन रहेगा और राइट साइड में डाइवर्जिंग है। तो क्या हो जाएगा बेटा? इस तरीके से वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ रहा है वेव फ्रंट आपको? वेव फ्रंट बच्चों हमेशा रेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। तो जो रेस जा रही हैं उनके नॉर्मल बना दीजिए। सो सिंपल। डन। तो यहाँ पे जो ए बी है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और जो सी डी है वो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। क्लियर हो गया? यस। अब प्रिज्म की बात करते हैं। प्रिज्म में देखिए किस तरीके से वेव फ्रंट होता है। ये प्रिज्म में इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड वे। ओके, सो दोनों तरफ आपके प्लेन वेव फ्रंट बन जाएंगे। ये देखिए, ये प्लेन और ये भी प्लेन। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखिए, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। डन। चलिए अब टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, कल तक के सिलेबस में हमने क्या क्या कर लिया है? वेव फ्रंट पूरा डिस्कस कर लिया। हाइगन्स प्रिंसिपल आपको मैंने बता दिया वेव फ्रंट का। ओके, कि कि डिस्टरबेंस आर द फ्रेश सोर्स ऑफ, वेवलेट्स आर द फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, और उनके आउटर पैकेट को ज्वाइन करने पर वेव फ्रंट जनरेट हो जाता है। ठीक है। देन हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट। क्लियर? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट ए प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट। तो अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग प्लेन्स वेव फ्रंट के। ये देखिए आपने यहाँ पे। क्लियर? यस। देन इसके बाद में कल हम लोगों ने प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी कर लिया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी कर लिया यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। आज बच्चों हमको पढ़ना है, बहुत अच्छे अच्छे आज डेरिवेशंस करने हैं, जिसमें इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ, नो डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन। याद रखिएगा, फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन नहीं आएगा, केवल एक्सप्रेशन आना है। कोहेरेंट सोर्सेस, बस यहां तक आज हम करेंगे। एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यस, यहां तक हमको टॉपिक करना है, मतलब इंटरफेरेंस कंप्लीट। तो आज केवल इंटरफेरेंस की बात होती है, कल हम करेंगे डिफ्रैक्शन की बात। ओके, हमारे सिलेबस में केवल इंटरफेरेंस है और डिफ्रैक्शन है। डन। चलिए तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोहेरेंट सोर्स। भाई कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? क्या, देखिए आपके पास में एक कार्डबोर्ड है, और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि एक आप बल्ब ले लीजिए इस तरीके से। ओके, ये आपने एक बल्ब ले लिया और आपने बल्ब ग्लो कर दिया है, और इस बल्ब के ऊपर आपने एक बॉक्स बंद कर दिया है।
क्लियर की नॉट क्लियर? और आपने इस बॉक्स में दो छोटे से होल बना दिए, एक ये पहला होल है, दिस इज कॉल्ड स्लिट वन, और दूसरा होल है, दिस इज कॉल्ड स्लिट टू। क्लियर की नॉट क्लियर? अब देखिए, क्योंकि सेम सोर्स है, तो यहां पर जो लाइट निकलेगी और यहां पर जो लाइट निकलेगी, सेम सोर्स में फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग हो ही नहीं सकती है। यस और नो बच्चों? तो मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। होगी कि नहीं होगी? तो फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या होनी है? सेम होनी है। ठीक है, तो दोनों लाइट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी? सेम निकलेगी। और अगर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, तो इन सोर्सेस को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कोहेरेंट सोर्स। यस, क्लियर हो गया? फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और क्योंकि बल्ब सेम है तो कलर भी सेम होगा, तो इसकी भी वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो इसकी भी वेवलेंथ क्या होगी? लैम्डा। क्लियर है? हाँ, डिफरेंस किस में होगा? डिफरेंस ये होगा कि इनके फेज में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ये डिस्टेंसेस अगर अलग अलग हो जाएंगी तो इनकी पाथ लेंथ अलग अलग हो जाएगी, तो फेज में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना? और पाथ में डिफरेंस हो सकता है। अभी धीरे धीरे समझ में सब कुछ आएगा। So what is coherent sources? Coherent sources of light are those sources of light which emit light wave of, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी। जिसमें ऐसे दो सोर्सेस जो सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करें, एंड इन द सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। या तो उनमें सेम फेज हो, दोनों एक ही साथ एक ही फेज में हो, और दूसरा कांस्टेंट फेज। ठीक है ना? अब फेज का पंगा थोड़ा समझिए, आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो बेटा, ये आपके पास में पहली स्लिट है, और काफी दूर ये आपके पास में दूसरी स्लिट है। स्लिट मतलब एक बहुत नैरो होल, पतला सा होल, ठीक है? और ये आपने बल्ब लगा रखा है यहाँ पर, ऐसा। ठीक है बच्चों? अब देखिए, बल्ब से क्या होगा बेटा? बल्ब से वेव फॉर्म जनरेट होगा, स्फेरिकल, क्योंकि बल्ब एक पॉइंट सोर्स है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहां से एक रे ऐसी निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ठीक ना? यहां से एक रे ये निकल गई। अब दूसरी रे देखिए, यहां से ये निकल रही है। क्लियर? निकल रही कि नहीं निकल रही है? अब आप देख रहे हैं कि यदि यहाँ का लेंथ थोड़ा सा कम है और यहाँ का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है, बताइए आएगा कि नहीं आएगा डिफरेंस? मतलब यहां तक वेव अगर टाइम t1 में पहुंच जाएगी इस पॉइंट तक, तो यहां तक वेव टाइम t2 में पहुंचेगी, राइट? और टाइम t2 जो है वो टाइम t1 से थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और अगर टाइम ज्यादा है, मतलब इस वेव को ज्यादा रास्ता चलना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? तो ये वेव को ज्यादा रास्ता चलना पड़ेगा, इस क्योंकि इस रे के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेव एसोसिएटेड है। तो देखिए, यदि मैं यहाँ पे इस वेव को अगर 3 छल्ले का मानूं, और यहाँ पर यदि मैं 2 छल्ले का मानूं, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा पाथ डिफरेंस है। देखिए, इसका पाथ 2 छल्ले का है और इसका पाथ 3 छल्ले का है। बताइए यस और नो? हाँ, तो क्योंकि पाथ डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस आएगा तो फेज डिफरेंस आएगा। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा, टाइम डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस तीनों एक साथ चलते हैं। क्लियर? तो अब ये जो जो दोनों जो वेव्स निकल रही हैं, इनके बीच में पाथ डिफरेंस तो है, मगर वो पाथ डिफरेंस बदल नहीं रहा है। फेज डिफरेंस तो है, मगर वो फेज डिफरेंस बदल नहीं रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। आ गया समझ में ना? तो अगर ऐसी वेव्स हैं बच्चों, कोहेरेंट सोर्सेस ऐसे सोर्सेस होते हैं जिनसे जो लाइट एमिट होती है उनकी वेवलेंथ सेम होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और या तो वो सेम फेज में होते हैं निकलने वाली लाइट, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस। आइदर वो सेम फेज में हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस में हो। ठीक है ना? समझिए, जैसे आपके पास दो बल्ब हैं, दोनों एक जैसे हैं। अब आपने एक बल्ब को t = 0 सेकेंड पे ऑन कर दिया और इससे लाइट निकलना शुरू हो गई। बताइए क्लियर कि नॉट क्लियर? और फिर दूसरा बल्ब आपने यहाँ पे ऑन किया 1 सेकेंड के बाद। ये देखिए, यहाँ तक 1 सेकेंड हो चुका था बेटा, ये मान लो 1 सेकेंड है। ठीक है ना? अब मान लो 1 सेकेंड के बाद आपने यदि बल्ब ऑन किया है, तो यहाँ से बल्ब ऑन होगा
अब ये देखिए, ये इसी के साथ सुर मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा? तो इसको बोलते हैं बच्चों सेम फेज। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सेम फेज। और यहाँ पर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कितना है? 0। क्लियर हुआ? बेटा यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है। तो ऐसे सोर्सेस को आप क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। क्लियर कि नॉट क्लियर? सच लाइक सोर्सेस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। आइए तो पढ़ते हैं कोहेरेंट सोर्स। Coherent sources of light are those sources of light which emit light waves of same wavelength, same frequency, and in same phase or having constant phase difference. या तो उनमें सेम फेज होगा या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। ठीक है ना? कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि स्कूल में एक रेस हुई और प्रिंसिपल सर ने, देखो रेस कहाँ से स्टार्ट होती है? इस पॉइंट से, रेफरेंस लाइन टी इक्वल टू 0 से। क्लियर कि नॉट क्लियर? और प्रिंसिपल साहब ने अपने बच्चे को पहले से ही इतना आगे बैठा दिया, इस एंगल पे पाई/6 पे या 30 डिग्री पे। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये दोनों बच्चे अगर सेम स्पीड से चल रहे हैं तो दूसरा वाला बच्चा, ये पहला वाला ए है और प्रिंसिपल सर का बच्चा बी है, तो प्रिंसिपल सर का बच्चा हर मोमेंट पर इससे पाई/6 आगे रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ही। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ओके। तो दो लाइट सिग्नल, दोनों में या तो 0 फेज डिफरेंस हो या दोनों में डेल्टा फाइव, फेज डिफरेंस को डेल्टा फाइव बोलते हैं, या दोनों में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। बेटा ऐसे सोर्सेस को हम कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। समझ में आ गया? सच अ सोर्सेस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। डन? ओके। सो ये डेफिनेशन पढ़ ली। कोहेरेंट सोर्सेस को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, और हमको यही करना है अपने सिलेबस में, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसको बोलते हैं, वेव फ्रंट को डिवीजन करने वाली मेथड को बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर? यंग्स ने एक बल्ब के या एक लाइट सोर्स के दो टुकड़े कर दिए, वही जैसा मैंने अभी आपको करके बताया कि एक बल्ब ले लो और बाहर एक कार्टून रख दो, एक छोटा सा होल ऊपर कर दो, एक छोटा सा होल नीचे कर दो। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब अंदर बल्ब जल रहा है तो पूरी जगह लाइट ही लाइट होगी, होगी कि नहीं होगी? बट आपने एक बड़े से लाइट सोर्स से दो छोटे से लाइट सोर्स बना लिए, S1 और S2। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यहां से भी लाइट निकलेगी और यहां से भी लाइट निकलेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये दोनों ही पॉइंट सोर्स के जैसे काम करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, तो दो, ये कहलाता है, इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट, एंड दिस इज ऑब्टेन्ड बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है? हम्म। और मेथड होती है जिसको बोलते हैं फ्रेजनल बाई प्रिज्म एंड लियोट्स मिरर मेथड। बट ये आपके किसी काम की नहीं है, आपको पढ़ना भी नहीं है, फ्रेजनल बाई प्रिज्म एंड लियोट्स मिरर मेथड। ठीक ना? सेकंड इज बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड का डिवीजन बाय पार्शियल रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। इसको हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ में पढ़ते थे, बट वो हट गया सिलेबस से। ठीक है ना? तो केवल हमको डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट टेक्निक पढ़नी है। आइए देखते हैं किस तरीके से डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट किया जाता है। यस। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। वेव फ्रंट का डिवीजन करेंगे और इंटरफेरेंस ऑफ वेव को समझेंगे। देखिए बच्चों, दो वेव अगर आपके पास में है, अगर दो वेव आकर के मीडियम के किसी पार्टिकल पे टकराती हैं, तो इस बात को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है बच्चों? लास्ट ईयर 11th में ही पढ़ा था हमने कि दो वेव्स आके मीडियम के एक पार्टिकल में टकराती हैं तो क्या होता है? सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स होता है। याद आया? अगर फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पर y1 है, चलिए देखिए ये मीडियम का कोई पार्टिकल है और यहाँ पर दो वेव आ रही हैं। ये देखिए ये पहली लाइट वेव है। ओके बेटा, वेव के पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है। मान लीजिए फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया जाता है y1 वेक्टर से, और ये सेकेंड वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया जाता है y2 वेक्टर से। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि रिजल्टेंट वेव, जो दोनों वेव आएंगी, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उस मीडियम के पार्टिकल पर, दैट इज इक्वल्स टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये था हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है बच्चों? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मतलब दो वेव्स का आपस में मीडियम के किसी पार्टिकल में आके मिलना। तो जब दो वेव्स आपस में आके मिलती हैं तो कुछ घटनाएं होती हैं। ठीक है ना? कुछ इफेक्ट्स होते हैं।
अब इस इफेक्ट में बेटा जो सबसे पहला इफेक्ट है, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ओके, तो सबसे पहले सुपरपोजिशन का जो पहला परिणाम है उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, अब आइए डिटेल में जानेंगे कि भाई साहब इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर? तो ये देखिए यहाँ पे दो वेव्स हैं बच्चों। एक पहली वेव का एम्पलीट्यूड E1 है और दूसरी वेव आपको ब्लू कलर से दिख रही है। इसका इंटरफेरेंस क्या है, सॉरी इसका एम्पलीट्यूड E2 है। क्लियर कि नॉट क्लियर? एक रेड वाली वेव है, इसका एम्पलीट्यूड E1 है और सेकंड एम्पलीट्यूड E2 है। दोनों वेव्स आपको दिख रही हैं सेम फेज में है। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रही हैं? एक लड़का गाना गा रहा है हाई एम्पलीट्यूड पे और एक लड़की गाना गा रही है लो एम्पलीट्यूड पे। समझ गए ना? लड़की का एम्पलीट्यूड बहुत तेज है, फटे बास जैसा चिल्ला रहा है, और लड़की का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम है उससे। क्लियर? हाँ, ये देखिए एम्पलीट्यूड इसका ज्यादा है, इसका और दोनों सुर में गा रहे हैं, दोनों एक ही साथ गा रहे हैं। समझ गए ना? हाँ, जब ये पॉज करती, जब इसकी आवाज बंद होती यहाँ पे, तो लड़के की भी आवाज और लड़की की आवाज बंद। और जिस समय ये पीक पे होता है लड़का, उस समय लड़की भी पीक पे है। हाँ या ना? मिले सुर मेरा तुम्हारा, दोनों सुर में से सुर मिला के गाना गा रहे हैं, दोनों सेम फेज में गा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा। अब यदि ये दोनों ही सेम फेज में गाएंगे, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ करके आएगा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो ग्रीन वाली वेव है बेटा, इन दोनों के एडिशन से डिस्प्लेसमेंट जो जनरेट हुआ वो क्या हो गया? देखिए इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लाइट की, साउंड की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमको लाइट समझना है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड आ जाएगा, अगर फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड E1 था, सेकेंड वेव का E2 था, तो यहाँ पर नेट एम्पलीट्यूड कितना हो गया? E1 प्लस E2। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये इंटरफेरेंस में आपकी जो वेव्स है ना, वो उनका डिस्प्लेसमेंट सेम फेज में होने के कारण ऐड हो रहा है और एक नई शक्तिशाली वेव बन रही है। सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ गया? मतलब दो सिग्नल की एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और जो नई एनर्जी बनी वो पुरानी एनर्जी का ज्यादा थी, पुरानी एनर्जी से ज्यादा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखिए E इक्वल्स टू, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E1 प्लस E2। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि याद रखिएगा कि आपके पास में अगर कोई लाइट सिग्नल है तो लाइट सिग्नल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और लाइट सिग्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक वेक्टर की फॉर्म में आती है। डन? इसलिए हमने यहाँ E1 प्लस E2 लिया है। क्लियर बच्चों? यस। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव के बाद ये जो इंटरफेरेंस था जिसमें सिग्नल ऐड हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इस कॉल कंस्ट्रक्टिव। देखते हैं एम्पलीट्यूड घट जाएगा कैसे। यहाँ देखिए एक वेव है, इसका एम्पलीट्यूड E1 है और दूसरी वेव आउट ऑफ फेज है बेटा। ओके, मतलब एक का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो दूसरे का क्या है? नेगेटिव है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो अब देखिए यहाँ पे दोनों लड़ेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल घटेगा। तो यहाँ पर जो नेट वेव निकलेगी, देखिए मान लीजिए ऊपर वाला एम्पलीट्यूड +5 था और नीचे वाला -2 था, तो बताइए रिजल्टेंट कितना निकलेगा? +5 -2 इक्वल टू कितना? 3, राइट। तो ये देखिए जो ग्रीन वाली वेव दिख रही है 3 एम्पलीट्यूड की, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? मतलब एम्पलीट्यूड यहाँ पे माइनस हो गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? आई मीन टू से आप यहाँ पे E1 प्लस E2 कह रहे थे, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? E1 माइनस E2 कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो माइनस हो जाता है। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डन बच्चों? कोई दिक्कत? तो चलिए, रेड वाली पहली वेव, सेकेंड वेव है ब्लू वाली। ओके, ग्रीन लाइन जो बीच में गई है वो रेफरेंस लाइन है और ग्रीन ग्रीन वाली रिजल्टेंट वेव है। डन? क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं, ये वही रूम है जहां पर हमने बल्ब लगा रखा है। दो कार्टून, एक कार्टून है इसमें इसमें देखिए अब ये जो होगा बच्चों, ये कैसा वेव फ्रंट जनरेट करेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट करेगा कि नहीं करेगा? यस, स्फेरिकल वेव फ्रंट इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। क्लियर?
अब आपने यहाँ पे इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को डिवाइड कर दिया, इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट मेथड, ठीक है ना। आपने इसमें 2 होल कर दिए, बताइए कर दिए होल कि नहीं करे। और जो, चलिए यहाँ पर आपने 2 होल कर दिए। अब देखिए यहाँ पे, इस तरीके से वेव फ्रंट ट्रेवल करेंगे। ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको बेटा, ये जो आपको रेड वाले दिख रहे हैं, ठीक है ना, रेड वाले जो दिख रहे हैं, ये 2 सिग्नल हैं अलग अलग। सबसे पहले 2 सोर्स हैं। अब दोनों सोर्स सेम फेज में, सेम फ्रीक्वेंसी के अपने अपने वेव फ्रंट एमिट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो ब्लू वाला है बेटा, ये क्रस्ट है, ब्लू वाला क्रस्ट है। ये जो दिख रहा है ना ब्लू वाला, हाँ ब्लू वाला बेटा, ये ब्लू वाला जो है, ये फर्स्ट वेव है, ठीक है ना। फर्स्ट वेव का क्रस्ट है, मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड। क्लियर। एंड बेटा जो रेड वाला है, सॉरी, ब्लू वाला ट्रफ है, और ये क्रस्ट है। क्योंकि एक इस तरीके से आपने देखा होगा क्रस्ट और ट्रफ। तो ये जो होता है बेटा, ये क्रस्ट होता है, और ये जो होता है ट्रफ होता है, ठीक है। हम्म। अब आपके पास में 2 सोर्स हैं, और दोनों सोर्स ने आपके एमिट कर दिए हैं। देखिए आपकी वेव्स किस तरीके से, सेम फेज और आउट ऑफ फेज। समझिएगा इस चीज को। देखिए यहां पर मतलब सक्सेसिव वेव्स आपको मिल रही हैं, ब्लू रेड के सक्सेसिव वेव फ्रंट मिल रहे हैं। वेव्स मत बोलिए, वेव फ्रंट बोलिए। तो अब बहुत अच्छे से समझना आप। देखना, मैं ब्लू कलर ले रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ आपको दिखाना है। ये देखिए, ये देखिए, ये फर्स्ट वेव फ्रंट ब्लू गया है, और इसका भी ब्लू गया है कि नहीं गया है। एंड ये सेकेंड ब्लू आया है यहाँ पे इसका, ये ब्लू के बाद सेकेंड ब्लू ये वाला आ गया है। आ गया बेटा। और इसका सेकेंड ब्लू जो है, वो ये फर्स्ट वाले का है, और ये सेकेंड वाले का ब्लू है। दिखा कि नहीं दिखा बेटा। हाँ अब देखिए, क्या ये ब्लू वाला और ये ब्लू वाला सेम फेज में होंगे कि नहीं होंगे, दोनों सोर्स के। बिल्कुल होंगे। तो देखिए आपको ये पॉइंट देखना है ध्यान से, आपको ये पॉइंट देखना है आपको। ये देखिए, ब्लू ब्लू, ठीक है, ब्लू ब्लू दिख गया आपको, ब्लू ब्लू। ओके, मैं डिफरेंट कलर ले रहा हूँ, तब आपको दिखेगा। ये देखिए, ये दिख गया आपको ब्लू ब्लू, देन आपको ये दिख गया ब्लू ब्लू, देन अगेन ब्लू ब्लू। यस और नो। अब ये ब्लू हो गया, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव। क्लियर हो गया। हाँ, नो सर। हाँ, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, मतलब हाई इंटेंसिटी मिलेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखिए, ये जो सेकंड इंटरफेरेंस है, ब्लू कलर का रेड कलर के साथ मिल रहा है, मतलब क्रस्ट ट्रफ के साथ। देखो ये रेड कलर वाला है, और ये ब्लू कलर वाला है, आउट ऑफ फेज। समझ गए। हाँ देखो, ये डिफरेंट फेज वाले। तो ब्लू रेड दिखा आपको, पहला ब्लू रेड, ये दूसरा ब्लू रेड, ये तीसरा ब्लू रेड, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये सातवां। राइट और रॉन्ग। तो एक ऐसा सिग्नल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। एक ये रे निकलेगी कि नहीं निकलेगी, लाइट रे, क्योंकि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से अगर देखें आप, तो बेटा यहाँ पर इस तरीके से बनते दिखाई देंगे आपको। यस, ठीक है ना। तो अब आपको मैंने यहाँ से सब कुछ क्लीन कर दिया है। अब आप देखिए, तो यहाँ पर बेटा क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ रही है डिस्ट्रीब्यूशन से, क्लियर, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ये जो वेव फ्रंट कहलाएगा, यहाँ पे जो इंटरफेरेंस कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। और यहाँ पर जो आपको बैंड मिलेगा स्क्रीन पर, वो क्या मिलेगा, ब्राइट बैंड मिलेगा। कैसा बैंड मिलेगा, ब्राइट बैंड। यस, आपको ये वाला ब्राइट मिलेगा, ठीक है ना। यस, सेकेंड वाले में देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि क्रस्ट ट्रफ के साथ मीट कर रहा है, आउट ऑफ फेज, ठीक ना। पिछले में क्रस्ट क्रस्ट से मीट किया, सेम फेज में, ठीक ना। बट जहां पे ब्लू और रेड मिल रहे हैं, मतलब आउट ऑफ फेज वेव्स मिल रही हैं, तो आपको डार्क मिलेगा। क्लियर।
क्योंकि क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि जब दोनों सेम एम्पलीट्यूड के होंगे तो भाई साहब अगर सेम एम्पलीट्यूड के हो गए तो एक वेव ये गई और एक वेव ये गई, तो दोनों कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, अगर क्रस्ट ट्रफ से मीट कर जाए, क्योंकि ये देखिए ये क्रस्ट है, ऊपर वाला क्या है, क्रस्ट, और नीचे वाला क्या है, ट्रफ हो गया। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या किया गया मालूम मालूम, यहाँ पे ट्रफ को ब्लू कलर का बना लिया गया है। किस कलर का बना लिया गया है, ब्लू कलर का। ठीक है ना। तो जब रेड कलर ब्लू कलर से मिल जाएगा इक्वल अमाउंट में, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। तो ये देखिए यहाँ पे डार्क बैंड मिलेगा कि बिकॉज इंटेंसिटी इक्वल टू 0। क्लियर? और यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई है। डन। सो बच्चों ये जो इफेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है ना। और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, कुछ भी नहीं है ये, एक प्रकार से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। डन। यस। आइए आगे बढ़ते हैं। सो आपने ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, इस तरीके से आपको पैटर्न मिलेंगे। सो ये देखिए ब्लू वाला क्रस्ट है बच्चों और रेड वाला ट्रफ है। ओके क्रस्ट, कोई बात नहीं, क्रस्ट ले लिया इन्होंने ब्लू वाला, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्रस्ट है। ओके दिस इज क्रस्ट। और मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या ले लिया है, ट्रफ ले लिया है। ठीक है ना। तो जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब ट्रफ से ट्रफ मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा। मगर जब क्रस्ट से ट्रफ मिलेगा, ये देखो ये क्रस्ट है और ये क्या है, ट्रफ है, तो क्रस्ट और ट्रफ जब दोनों मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखिए जैसे यहाँ पे ब्लू और रेड दोनों मिल रहे हैं, क्रस्ट ट्रफ, तो डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव। क्लियर हो गया बच्चों? बट अगर आपको रेड 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 या ब्लू ब्लू मिलते दिखेंगे तो हाँ वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डन। So yes, so the phenomenon of one wave interfering with the another wave and the resulting redistribution of energy in the space around the two sources of disturbance is called interference of wave। मतलब दो sources आपको दिए गए हैं, ओके, टू सोर्सेस ऑफ डिस्टरबेंस आपको दिए गए हैं, दो लाइट सोर्स दिए गए हैं, उनके द्वारा जो वेव फ्रंट एमिट किए जाते हैं उनकी जो एनर्जी निकलती है उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और रिडिस्ट्रीब्यूशन में कुछ जगहों पर ब्राइट बैंड यानी एनर्जी ऐड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और कुछ जगह एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। राइट। तो ऑल ओवर बेटा हुआ क्या है, यहाँ पे एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, समझ गए ना। और यही रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है, इसी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ठीक है ना, ये इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहलाता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। सो आइए अब डिटेल में हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव के लिए डेरिवेशन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से इसका डेरिवेशन करेंगे। हम क्या निकालेंगे कि अगर दो वेव आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, दो वेव आपस में लड़ रही हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट दोनों वेव जो बनेंगी फाइनली उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा। डन। हम्म। चलिए करते हैं इसको। ओके तो चलिए डेरिवेशन करते हैं, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ओके चलिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक वेक्टर ले लीजिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए। कॉपी में आप चाहें तो मेरे साथ लिख सकते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सबसे पहले ले लिया आपने, E इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। मतलब सबसे पहला आपके पास में एक वेक्टर दिया गया है, E इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऐसे ही होता है वेव्स का, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरी वेव ले लीजिए, दूसरी वेव मान लीजिए उसका एम्पलीट्यूड b है और उसका फेज डिफरेंस कितना है, फाई है। ठीक है ना। कोहेरेंट सोर्स से फेज डिफरेंस तो हो सकता है, कोई बुराई नहीं है फेज डिफरेंस से, क्योंकि पाथ डिफरेंस हो सकता है तो फोर्स डिफरेंस भी आ जाएगा। सो ये देखिए इनिशियल फेज डिफरेंस फाई है। क्लियर? चलिए तो E1 और E2 दो इक्वेशन हमने ले लिए हैं। यस। अब दोनों वेव की देखिए एंगुलर वेलोसिटी सेम है, मतलब दोनों की स्पीड सेम है, दोनों का वेवलेंथ सेम है। क्लियर? दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ये तीन चीज होना बहुत जरूरी है। और फ्रीक्वेंसी सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा, टाइम पीरियड भी सेम होगा। बस नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड। अच्छा एम्पलीट्यूड क्यों इक्वल लेने हैं, क्योंकि अगर आपने एक का एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा ले लिया और एक का एम्पलीट्यूड बहुत छोटा ले लिया
तो कॉन्ट्रास्ट अपीयर नहीं होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने खली की लड़ाई एक छोटे से बच्चे से करा दी, तो किस बात की फाइट, कौन सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? भाई खली बहुत बड़ा पहलवान है, अगर आपको रिजल्ट देखना है तो दोनों सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स लो भाई, तब तो आपको दिखेगा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर की नॉट, है ना? तो इसलिए, है ना? और बाकी आप इंडिया का मैच कनाडा से कराओगे तो कौन देखेगा भाई क्रिकेट में, क्लियर? हाँ, सो नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाएंगी तभी तो मिलेंगी, विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस फाई, क्लियर? तो इन सारी क्वालिटी की आपने दो वेव्स ले ली हैं, एक E1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, E2 इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है ना? दोनों ही बेटा वेक्टर वेव्स हैं, दोनों ही वेक्टर फील्ड है। अब हम क्या करते हैं, इनका हम किसी पॉइंट पर इनको इंसिडेंट करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं। देख लीजिए दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एंड ऑल यू नो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, यस और नो? दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। जब ओमेगा सेम है इसका मतलब एफ सेम है, इसका मतलब टाइम पीरियड भी दोनों के सेम है, क्लियर? Omega is the angular frequency of the waves. A and B are what amplitude of the wave, and E1 and E2 are the instantaneous value of electric displacement. Clear? ये इनकी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है। नाउ अप्लाइंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, E1 प्लस E2, राइट? नाउ E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, सो E1 की वैल्यू A साइन ओमेगा टी और B इसकी वैल्यू E2 की वैल्यू B साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। डन। नाउ बेटा अब इसको ओपन कर दो, ऑल यू नो ये तो बन जाएगा अपने पास में ई की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी तो है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी, देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को खोल दो, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। बताइए क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको साइन ओमेगा टी का टर्म्स कॉमन ले लेना है, तो एक ये साइन ओमेगा टी यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है, क्लियर कि नॉट क्लियर? तो देखिए मैंने साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो इसने ए छोड़ दिया, और यहाँ से क्या लग गया, बी कॉस फाई, तो ए प्लस बी कॉस फाई साइन ओमेगा टी, राइट? हाँ, और यहाँ से बी साइन फाई कॉस ओमेगा टी, क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? बी साइन फाई कॉस ओमेगा टी, क्लियर हो गया? हम्म। तो ये हमारे पास में वेव बन गई है। देखो बेटा ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये एक कांस्टेंट है, क्यों? ए एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट होगा वेव के लिए, बी भी कांस्टेंट होगा, फाई भी कांस्टेंट होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। और ये वेरिएबल है क्योंकि इसमें टाइम बैठा हुआ है, टाइम के साथ वेव आगे बढ़ेगी। ये भी पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर? अब मैं इन टर्म्स के एक नए नाम ले लेता हूं। देखिए मैंने a प्लस बी कॉस फाई को नाम दे दिया a कॉस थीटा, और b साइन फाई का नाम मैंने दे दिया a साइन थीटा, क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यदि n है यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी, तो देखिए क्या बन गया, a प्लस बी इक्वल टू ए कॉस थीटा और b इक्वल टू ए साइन थीटा। तो क्या बन गया मेरा e, ध्यान से देखिए वैल्यू रखने के बाद इक्वल्स टू इसकी जगह a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, क्लियर कि नॉट क्लियर? और इसकी जगह a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। डन बच्चों? अब देखो a यहाँ से कॉमन ले लो, तो a इज इक्वल्स टू a, क्या बन गया देखिए, साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी, क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का, या थीटा प्लस ओमेगा टी का, क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये देखिए ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस थीटा। डन। यहाँ पे फाइनल हमारी वेव आ चुकी है। ए क्या देगा बेटा, ये क्या देगा, ये देगा नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा ये, नेट डिस्प्लेसमेंट, इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। ए क्या देगा, उसका नेट एम्पलीट्यूड, और फाई क्या, थीटा क्या देगा, नेट फेज एंगल देगा कि नहीं देगा? क्योंकि भाई हमारे पास फाइनली एक इक्वेशन बन चुका है, y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जिसमें ए हमको नेट एम्पलीट्यूड देगा और थीटा हमको नेट फेज डिफरेंस देगा, क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यस, तो थीटा जो होगा रिजल्टेंट फेज डिफरेंस देगा, लिखा हुआ है वेयर ई इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, okay, a is the resultant amplitude and theta is the
रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, तो ये चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। ये हमारा हो गया मेन इक्वेशन। इसे आप दे दें, इसे 1 दे दें, इसे 2 दे दें, और आप इसे 3 दे दें। एक मिनट, इसे आप 3 दे दें और इसे आप 4 दे दें। तो 4 जो है आपका रिजल्टेंट इक्वेशन है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो बच्चों पहला काम तो आपको इसको यहां तक नोट कर लेना है। थोड़ा एक चीज और आगे करा दूं। देखिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना निकला है वेव का? ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? और रिजल्टेंट फेज एंगल जो निकला है वो कितना निकला है? थीटा। निकला है कि नहीं निकला? चलिए अब मैं ए की कैलकुलेशन करता हूं यहां से। ये आपके पास में ए प्लस बी कॉस थीटा, कॉस फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा, और ये ए साइन फाई है। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? बेटा यदि इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा बी साइन थीटा, नहीं सॉरी, ए प्लस बी कॉस फाई का। मिस्टेक हो गई बच्चों, थोड़ा सही करना पड़ेगा इसको। एक मिनट, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमको थीटा लेना था, है ना, क्योंकि राइट साइड में थीटा है। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डन बच्चों? ए प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बी साइन फाई का होल स्क्वायर। डन? तो ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 1 बन गया, मैंने छोड़ दिया। अब इसको ओपन कर दो बच्चों। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है बेटा? सो ए स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया, और ये 2ab कॉस फाइव। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ए इक्वल्स टू अंडर रूट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या हो गया ये बच्चों? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गया? सो नोट करिए इतना, ये कहलाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। यस, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लें। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, दोनों सुपर इम्पोज्ड वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। मतलब फाइनली जो आपके पास में वेव आएगी उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। 2ab कॉस फाई। यस, दोनों वेव्स के बीच का जो इनिशियल फेज एंगल फाई था वो यहाँ पे आएगा कॉस फाई। क्लियर? यस, ये एम्पलीट्यूड आपके बहुत काम का है। तो हमने ए फाइंड कर लिया बच्चों अभी तक, ये जो ए था। ओके, दिस वाज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपर इम्पोज्ड वेव। ठीक है ना, जो वेव फाइनलाइज आपकी बनी है उसका एम्पलीट्यूड है ये। डन? समझ में आया? बेटा इसको जल्दी से नोट कर ले पहले आप लोग, फिर इसके बाद इसकी डायरेक्शन निकाल देंगे, फिर उसके बाद अगला काम देखेंगे, है ना? हाँ,
क्लियर हो गया बच्चों? ये cos फाई है बच्चों, यहाँ पे है, यहाँ पे अंदर cos फाई है। 2ab cos फाई। सो ये बच्चों आ गया आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। cos ऑफ फाई। फाई क्या था बेटा यहाँ पे? इनिशियल फेज एंगल है ना। यस, ये फाई जो था कांस्टेंट फेज था शुरुआत में। कांस्टेंट फेज, फेज एंगल या फेज डिफरेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर, डन हो गया बच्चों? सब चीजें अच्छे से नोट करेंगे सभी बच्चे। रिमेंबर दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं, तो दोनों वेव्स की स्पीड सेम रहेंगी, दोनों के वेवलेंथ सेम रहेंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, टाइम पीरियड सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल रहेंगे। हाँ, अलग हो सकते हैं, बस कांस्टेंट फेज या तो सेम फेज में या कांस्टेंट फेज डिफरेंस इनके बीच में होगा। बट पर्टिकुलर इस एग्जांपल में हम कांस्टेंट फेज डिफरेंस लेके चल रहे हैं, 5 फेज लेके चल रहे हैं, जिससे कि हम किसी भी कंडीशन का फेज डिफरेंस डेवलप कर सकें। एनी डाउट बच्चों? क्लियर? चलिए, तो बच्चों ये हो गया पूरा डेरिवेशन इसका, एम्पलीट्यूड तक का भी आया है। अब आइए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। तो यहां तक आ चुका था, देखिए, वेयर ई इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ए इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, थीटा इज द रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, और फाइनली अपने डेरिवेशन मैंने आपको ये करके दिखाया ए का। कर लिया बच्चों? ये जो ए की वैल्यू आई है मैंने ये आपके लिए सॉल्व करके पूरी दिखा दी। अब अपन को बेटा क्या निकालना है? फेज एंगल, ठीक है ना। चलिए फेज एंगल मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास में ए साइन फाई है और ए कॉस थीटा है, फाई नहीं है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ठीक ना। यदि मैं सेकेंड इक्वेशन में इसका भी कोई नाम ले लो, एक काम करो, इसको इक्वेशन ए ले लो, इसको बी ले लो। अगर मैं बी में फर्स्ट को डिवाइड कर दूं, है ना, बी बाई ए कर दूं, इफ बी डिवाइड बाई ए, तो बेटा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये बन जाएगा ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? बी साइन फाई होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस फाई। बताइए ये वैल्यू है ना। ए से ए कैंसिल, बेटा साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू बी साइन फाई होल डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस फाई। क्लियर और नॉट? ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई बेटा। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा क्या? रिजल्टेंट फेज एंगल। यहां से हमको क्या मिलेगा कि जो हमारा वेव है, जो E1 और E2 के सुपर इम्पोजिशन से वेव बन रही है, उसका रिजल्टेंट फेज एंगल क्या बनेगा। क्लियर हो गया?
नोट करिए, यहाँ से फेज एंगल मिल जाएगा हमको। ओके, आप लिख सकते हैं थीटा इज द रिजल्टेंट फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव, फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव, यस, फेज एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेव। क्लियर? लिख लिया बच्चों? हम्म, चलिए अब देखिए इसका हम फेजर डायग्राम भी देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। सारी फिनोमेनन का फेज डायग्राम देखिए। सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास में वेक्टर है a प्लस बी कॉस थीटा, तो पहली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? a है। क्लियर हो गया? फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड a है और a प्लस बी कॉस थीटा हमने बना दिया है a कॉस थीटा। तो ये देखिए एक वेक्टर b ले लीजिए, b कॉस फाई, सॉरी बच्चों मैं कॉस थीटा बोल दिया। तो एक वेक्टर b ले लीजिए, ये ले लिया आपने वेक्टर b। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ए और बी दोनों देखो, ये एम्पलीट्यूड ए और ये एम्पलीट्यूड बी, मतलब पहला वाला इलेक्ट्रिक वेक्टर और दूसरा वाला इलेक्ट्रिक वेक्टर के बीच का इनिशियल फेज शुरुआत में कितना था बेटा? फाई था। यस। अब बी का कंपोनेंट अगर आप एक ही डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो क्या वो कंपोनेंट बी कॉस फाई होगा कि नहीं होगा? तो बी का कंपोनेंट आपने एक ही डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया एक और, तो ये टूट गया आपका बी कॉस फाई। और बी का कंपोनेंट आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया तो ये बन गया बी साइन फाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म। तो अब आपके पास में एक ए है और साथ में बी कॉस फाई है, तो आपका जो नया कंपोनेंट ऐड होकर के बन गया, मैं इसमें अलग कलर के पेन से लिखूंगा। जो नया कंपोनेंट है, क्योंकि बी का बी कॉस फाई भी टूट गया, तो जब जो नया कंपोनेंट बना दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस फाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? ए प्लस बी कॉस फाई को आपने क्या बोल दिया? ए कॉस थीटा, मतलब ये टोटल कंपोनेंट क्या कहला गया? ए कॉस थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? और बी साइन थीटा को आपने ले लिया ए साइन थीटा। यस और नो? तो ये ब्लू वाला ये वेक्टर और ये कंप्लीट वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या होगा? ए होगा। क्या होगा बेटा? वो ए। क्लियर होगा कि नहीं होगा? तो ये जो नेट रिजल्टेंट निकलेगा ए होगा, और ये जो ए होगा ये कितना एंगल बना रहा होगा? थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? यस, ठीक है ना? तो ये फेजर डायग्राम है फाइनली। तो ये देखिए ये जो कंप्लीट बन गया ये क्या बन गया? ये a प्लस बी कॉस थीटा है, इसको हमने क्या बोल दिया था? ए, सॉरी थीटा बार बार बोल देता हूं मैं। ये a प्लस बी कॉस फाई है, इसको हमने क्या बोल दिया? a कॉस थीटा। और ये क्या बन गया? a साइन थीटा। ठीक है ना? बिकॉज b साइन फाई को हमने क्या नाम दे दिया था? a साइन थीटा। तो ये इसके एम्पलीट्यूड के कंपोनेंट्स थे सॉल्व करने के लिए, और फाइनली जो एम्पलीट्यूड निकला है हमारा वो a निकला है, और उसका फेज एंगल कितना है? थीटा। डन। चलिए तो डायग्राम को इरेज करता हूँ, फिर आपको दिखाई देगा पूरा पूरा। ये देखिए इरेज ऑलिंग करने के बाद फिर से एक बार समझिए। सबसे पहले हमारे पास में एक एम्पलीट्यूड फर्स्ट वेव का ए, देन एक एम्पलीट्यूड इससे फेज एंगल फाई बनाते हुए मेंटेन करते हुए दूसरी वेव का बी। ओके, जब बी का हमने एक ही डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड ब्रेक कर दिया तो बी का थीटा की तरफ कंपोनेंट टूट गया बी कॉस थीटा, राइट? बी कॉस फाई, राइट? और इधर पे टूट गया बी साइन फाई। डन बच्चों? अब बी को आप गैप कर दीजिए, क्योंकि बी के आपने दो कंपोनेंट तोड़ दिए हैं, तो यहाँ से बी को भूल जाइए, भले बी बना हुआ है इसको आप भूल जाइए। क्लियर? अब ये टोटल कंपोनेंट क्या आ चुका है? ये टोटल कंपोनेंट बन चुका है ए प्लस बी कॉस फाई, और ये टोटल कंपोनेंट हो चुका है बी साइन फाई। क्लियर? ए प्लस बी कॉस फाई का आपने नाम क्या दे दिया? ए कॉस थीटा। और इसका नाम क्या दे दिया?
ए साइन थीटा। क्लियर? तो दोनों का जब आप सम करेंगे, रिजल्टेंट लेंगे, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? ए बनेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? सो ए रिजल्टेंट बनेगा, और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये कंप्लीट बी साइन फाई किसके इक्वल हो गया था? ए साइन थीटा के इक्वल। और ए प्लस बी कॉस फाई किसके इक्वल हो गया था? ए कॉस थीटा के इक्वल। क्लियर? बिकॉज ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या था? ए प्लस बी कॉस फाई। डन? क्लियर एकदम बच्चों? नोट कर लीजिए इसको। तो ये डायग्राम है इसका, ठीक है ना? वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम। चलिए। तो रिजल्टेंट आ चुका है हमारा, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। ये हमारे पास में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए आ चुका है। अब देखिए बच्चों, नया फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड आ चुका है, अब इंटेंसिटी की बात करते हैं बच्चों। तो इंटेंसिटी क्या होगी? देखिए, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है? तो आई इज प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, राइट? सो क्या हो जाएगा? एज आई इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, देयरफॉर आई इज प्रोपोर्शनल टू, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो नोट करिए रिलेशन, आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। क्लियर? ये इंटेंसिटी है, आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। डन? अब कंडीशन डेवलप करते हैं। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चों, आपको बताया गया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए। फाई इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 0 हो जाए, या अगले चक्कर में आ जाओ यानी कि 2 पाई, या दूसरे चक्कर में आ जाओ यानी कि 4 पाई। सामान्य भाषा में बात की जाए तो 2n पाई, क्योंकि 2 पाई का n चक्कर क्या होगा? 2n पाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। और इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जब फेज एंगल क्या होगा? 0 होगा। फेज एंगल 0 होगा, या 2 पाई होगा, या 4 पाई होगा, है ना? या 2n पाई। क्लियर कि ना? जैसे मैंने कोई गाना गाया, लल्ला 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 लल्ला, तो आपको यदि मेरे साथ ताल मिलाना है, तो मेरा जब लल्ला लल्ला खत्म होगा, तो आप फिर शुरू करोगे मेरे साथ में। ये और नो? मतलब या तो शुरू में ही कर दो 0 फेज पे, या मेरा वेट करो कि मेरा एक पूरा चक्कर पूरा हो जाए, लल्ला लल्ला, फिर साथ में गाओ। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो या तो फेज एंगल 2 पाई, और आप जानते हो कि कॉस ऑफ इवन पाई 2n पाई कितना होता है बच्चों? +1 होता है। क्लियर? तो ये देखो, कॉस फाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब निकालते हैं यहाँ पे। ये देखिए, फाई इक्वल्स टू 2n पाई, जो मैंने लिखा कि फेज एंगल कितना हो जाएगा? 2n पाई। और इस 2n पाई पे फेज n इक्वल टू 0 चक्कर, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, तो यहाँ पे सब पे फेज एंगल कितना हो जाएगा? 2n पाई हो जाएगा। और इस समय आपकी जो इंटेंसिटी निकलेगी, वो देखिए मैं निकालता हूँ इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। इंटेंसिटी पहले निकालता हूँ। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इन जनरल कॉस 2n पाई। अब एन चाहे कितना भी हो, बेटा कॉस 2n पाई की वैल्यू 1 होती है। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab × 1, मतलब 2ab हो गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आई इज प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यस और नो? नोट करिए, एम्पलीट्यूड, फर्स्ट एम्पलीट्यूड प्लस सेकेंड एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। डन? नोट कर लिया आप लोगों ने? करिए। सो ये हो गया मैक्सिमम आई मैक्स। इसको आप लिखेंगे आई मैक्स। ओके, क्योंकि आपने यहाँ पे एन की वैल्यू 2n पाई रख दी, तो ये अब आई नहीं रहा है, अब ये आई मैक्स बन गया।
हम्म आई मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इंटेंसिटी निकल रही है। क्लियर? चलिए, अब ये आपने देखा फेज डिफरेंस तो देख लिया, नोट कर लिया यहां तक बच्चों? नोट कर लिया बच्चों? तो आई प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यदि आप यहाँ पे गायब कर दें तो आई मैक्स इक्वल्स टू, बेटा लिखो, के टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट। डन? नहीं, उसका कोई नाम नहीं है कांस्टेंट का बच्चों, ये के होता है, कांस्टेंट होता है। अब मैं इसको हटाता हूं यहां से। देखिए, आपने आई की वैल्यू यहाँ पे नोट कर ली है, ठीक ना? नेक्स्ट चलेंगे हम लोग किसकी तरफ? फेज डिफरेंस के बाद पाथ डिफरेंस। देखिए बच्चों, पाथ डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है? रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ठीक है, कैसे लिखते हैं बेटा? देखो, पाथ डिफरेंस क्या होता है बेटा? डेल्टा से शो करते हैं। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? सो पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, क्लास 11th का फॉर्मूला, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। क्लियर? यस, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको डिराइव करा देता हूँ। देखिए, ये एक वेव है, ये एक वेव की वन लेंथ मान लीजिए। ओके, अब यहां से यहां तक का वेव का एंगल कितना होता है? 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री। क्लियर? और 2 पाई रेडियन में वेव का वन लेंथ कंप्लीट होती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब फेज डिफरेंस 2 पाई के लिए पाथ ट्रेवल होता है लेमडा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो 2 पाई एंगल पर, फॉर एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन, पाथ ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू लेमडा। बोलो यस और नो? अगर 2 पाई एंगल पर लेमडा पाथ ट्रेवल होता है तो 1 यूनिट एंगल पर कितना पाथ ट्रेवल होगा? लेमडा अपॉन 2 पाई। यस और नो? तो फाई एंगल पे कितना पाथ ट्रेवल होगा? डेल्टा फाई एंगल पे, डेल्टा फाई एंगल पे ट्रेवल होगा लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। यस और नो? इसी को क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस को डेल्टा से शो करते हैं। सो डेल्टा पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये नोट कर लीजिए, 11th का कंसेप्ट है ये। अब इसकी ट्रिक क्या होती है, मैं ऐसे याद करता हूँ। भाई आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, मतलब पाथ डिफरेंस लेमडा में आता है तो लेमडा को ऊपर रख दो। क्लियर कि नॉट क्लियर? 2 पाई को नीचे कर दो। भैया पाथ चाहिए तो 2 पाई कैंसिल होना चाहिए। एंगल किससे कैंसिल होगा? एंगल से। तो यहाँ पे डेल्टा फाई रख दो, क्योंकि डेल्टा फाई एंगल होता है। क्लियर? एंगल से एंगल कैंसिल हो जाएगा तो लेमडा बच जाएगा, वही पाथ में आएगा। डन? क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? इसको अच्छे से नोट कर लें। बेटा ये सब कुछ एक बार में ही पढ़ने लायक है, इसको बीच में छोड़ नहीं सकते हम लोग, क्योंकि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सब रिलेटेड है, एक्सट्रीमली रिलेटेड। लिख लिया सबने? ओके, चलिए अब देखते हैं। तो हमने आपके सामने फॉर्मूला तो बना लिया है, अब इसके बाद में हम आपको निकाल के बताते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक है ना? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा, पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल्स टू, नीचे ऊपर क्या लेते हैं? लैम्डा, क्योंकि पाथ हमेशा लैम्डा में आता है। यहाँ पे 2 पाई और मल्टीप्लाई बाई फेज डिफरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा क्या होगा? सो डेल्टा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाई। अभी आपने देखा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा फाई कितना होना चाहिए? मिले सुर मेरा तुम्हारा 2n पाई, यानी 2 पाई के n चक्कर। क्लियर कि नॉट क्लियर? वेयर 2n पाई को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू एन। यस और नो? सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आंसर पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू लैम्डा एन कह लो या एन लैम्डा कह लो। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये देखिए पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू कितना आ गया? एन लैम्डा। यस, सो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। एंड इंटेंसिटी हमने निकाली दी, आई इज प्रोपोर्शनल टू, आई मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये हो गई बच्चों हमारी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डन। चलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड भी निकालूं, यदि मैं यहाँ पे यदि मैं एम्पलीट्यूड ए मैक्सिमम की यदि मैं बात करूं, तो ए मैक्सिमम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस ऑफ कितना फाई कितना रहेगा बेटा? 2n पाई। और कॉस 2n पाई कितना होता है बच्चों? 1 होता है। कॉस 2n पाई हर हाल में कितना क्या होता है? 1, क्योंकि फुल चक्कर के लिए कॉस की वैल्यू 1 होती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर आपको नहीं बनती है तो कॉस का ग्राफ याद करिए। कॉस का ग्राफ कॉस 0 इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, और एक चक्कर के बाद देखिए कॉस की फिर से वैल्यू कितनी आती है? 1 ही आती है। आती कि नहीं आती? यस, तो देखिए कॉस की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 0 पर 1, और 2 पाई पर फिर से 1, 4 पाई पर फिर से 1। तो इसलिए कॉस का कोई भी 2n पाई होगा वैल्यू 1 ही आएगी। सो बच्चों ए मैक्स एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी वैल्यू 1 हो गई। मतलब आप इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्लियर? सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको मैंने जैसे डायग्राम में बताया था कि याद करिए E1 प्लस E2 हो रहा था, वहां पे देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्लियर? ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। डन गाइज? क्या रफ कर दिया जाए बच्चों इसको? ओके, तो आपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिख लिया। अब देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। मैंने आपको बताया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो वेव होने चाहिए क्रस्ट से ट्रफ मिलना चाहिए। तो ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेज एंगल जो है पाई का बन रहा है, मतलब एक वेव और दूसरे वेव के साथ एन, मतलब ऑड पाई एक तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं फिर। यस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई शुड बी मिनिमम, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए। और मिनिमम इंटेंसिटी तब होगी जब कॉस फाई अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा। मतलब कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -1। ओके, क्योंकि कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। और कॉस की वैल्यू -1 कहाँ कहाँ पर होती है बच्चों? कॉस की वैल्यू -1 होती है फाई इक्वल टू हो जाएगा कितना? पाई पर होती है, फिर 3 पाई पर होती है, फिर 5 पाई पर होती है, फिर 7 पाई पर होती है। आई मीन टू से बेटा ऑड पाई पर होती है। और ऑड पाई को मैं लिख सकता हूँ 2n प्लस 1 पाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो देखिए फेज एंगल कितना होना चाहिए मेरे पास में? 2n प्लस 1 पाई। क्लियर? यस, सो फेज एंगल इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई। लिख लीजिए यहाँ पे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई इक्वल्स टू -1 एंड फेज एंगल इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई। तो बच्चों अब इंटेंसिटी निकालते हैं। तो यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि cos पाई की वैल्यू -1 और -1 इसकी नेगेटिव वैल्यू है। सो आई मिनिमम व्हाट? आई मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos पाई की वैल्यू cos ऑफ ऑड पाई यानी 2n प्लस 1 पाई। और बच्चों cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई कितना होता है? -1। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab हो जाएगा ये। क्लियर कि नॉट क्लियर?
सो आई मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर. सो आई मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर. इक्वेट करने पर, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने पर, आई मिनिमम इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर. नोट करें, ये मिनिमम इंटेंसिटी हो गई इसकी. डन. सो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाल ली, मिनिमम इंटेंसिटी निकाल ली. अब हमको निकालना है पाथ डिफरेंस. ठीक है, अब इसके बाद हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे. तो देखिए, पाथ डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि लेमडा इज इक्वल्स टू, सॉरी, डेल्टा इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई इनटू पाथ डिफरेंस. ओके, डेल्टा फाई. क्लियर बच्चों? सो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई. बेटा डेल्टा का मतलब याद रखना, यहाँ पे डेल्टा का मतलब है पाथ डिफरेंस. ओके, सो लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई. बेटा डेल्टा फाई कितना है? 2n+1 पाई. 2n+1 पाई. पाई से पाई कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 2n+1 λ/2. सो ये बन गया आपके पास में पाथ डिफरेंस. नोट करें. सो पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2n+1 λ/2. क्लियर? क्लियर? ओके, सो यहाँ पे पाथ डिफरेंस की वैल्यू लिखेंगे. पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2n+1 λ/2 एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर. एंड यदि यहाँ से हटाएंगे तो a कांस्टेंट के a माइनस बी का होल स्क्वायर. क्लियर? एम्पलीट्यूड की और बात कर लेते हैं बच्चों. अगेन यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखिए, मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा. सो मिनिमम एम्पलीट्यूड लिख लें, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस 2ab कॉस ऑफ वही फिर से 2n+1 पाई, जो कि -1 हो जाएगा ये. क्लियर? सो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो ये बन गया अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर. क्लियर? स्क्वायर से रूट एलिमिनेट हो गया. मिनिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू ही आएगी बच्चों ए माइनस बी, और हमने डायग्राम में आपको कराया था, याद है? दोनों एम्पलीट्यूड माइनस हो रहे थे E1 E2 के. क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखिए, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आया था दैट इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2. यस और नो गाइज? ओके, so a minus b equals to a minimum equals to a minus b. This is minimum amplitude. लिख लिया बच्चों सभी ने? चलिए तो इसको रफ करते हैं. सो ये आ गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड. और अब चलिए बच्चों, तो अब इसके बाद जो हमने कंपैरिजन करते हैं इंटेंसिटी का, तो अभी आपने देखा कि इंटेंसिटी हमने क्या निकाली, आई मैक्स इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर हमने फाइंड करी. ठीक है ना? आई इक्वल्स टू, जो हमने निकाली इंटेंसिटी, आई मैक्स इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर. राइट बच्चों? और आई मिनिमम इंटेंसिटी हमने जो निकाली दैट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर. क्लियर बच्चों? अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा के, और हमारे पास में रेशियो बन जाएगा मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का स्क्वायर. डन. इसको मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर. राइट? और यदि मैं b को डिवाइड कर दूं, इसको मैं यदि क्या कर दूं, b को डिवाइड कर दूं, ठीक ना? तो यदि मैं b को डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा a अपॉन बी प्लस 1 और a अपॉन बी -1 का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों? a अपॉन बी को हम क्या बोलते हैं बेटा? r बोलते हैं. ठीक ना? तो ये बन जाएगा r+1 अपॉन r-1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू r+1 का होल स्क्वायर अपॉन r-1 का स्क्वायर. ठीक है? यस. यस, आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी इज कॉल्ड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड. हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं बच्चों, केवल आपको यहाँ तक का काम है. रेशियो वेशियो तो हम लोग क्वेश्चन में बना लेते हैं. एक्चुअली किसी किसी क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया जाता है, इस वजह से ये हमने डिराइव कर दिया यहाँ पे. ठीक है? चलिए नेक्स्ट. अब एम्पलीट्यूड
आई इज प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, जैसा कि आपने देखा आई इज प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए का स्क्वायर। क्लियर। और जो एम्पलीट्यूड होता है बच्चों, वो विड्थ के विड्थ के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो जब आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है और ए प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डब्ल्यू है, मतलब आप लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट W1/√W2। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो I1/I2 क्या होगा बेटा? सो I1/I2 जब है तो ये ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, तो A1 स्क्वायर/A2 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और जब आप एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दोगे तो इंटेंसिटी से यदि इसको रिलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, W1/W2। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है और ए प्रोपोर्शनल टू रूट डब्ल्यू होता है। व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। ओके, यस। चलिए तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करेंगे। कल पढ़ेंगे थॉमस यंग का बहुत ही ग्रेट एक्सपेरिमेंट, जिसने न्यूटन साहब को चुनौती दे दी थी। समझ गए ना? न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी को चुनौती देने वाला यंग साइंटिस्ट थॉमस यंग। चलिए डन।